हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीयू बीएड एंट्रांस 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था। एचपीयू बीएड एंट्रांस 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एचपीयू जो है वो बीएड एंट्रांस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे मैथ्स के, जो आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 70+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 74 में बोला गया था कि यदि 7 पुस्तकों की कीमत 84 रुपये है तो 14 पुस्तकों की कीमत क्या होगी। तो इफ़ 7 बुक कॉस्ट ₹84, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 14 बुक्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि 7 पुस्तकों की जो कीमत है, 7 पुस्तकों की जो कीमत है वो कितनी है, वो ₹84 है। और क्वेश्चन में हमें बोला है कि 14 पुस्तकों की कीमत कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले 7 पुस्तकों की जो कीमत है वो कितनी है, वो ₹84 है। तो अगर एक बुक की हमने कॉस्ट निकालनी है, 1 बुक की कॉस्ट जो हम निकालेंगे, तो ₹84 डिवाइडेड बाई हो जाएगा, ये 7 से भाग हो जाएगा। एक बुक की कॉस्ट आ जाएगी 7, ये आ गया 12, 12 7 ज़ा 84। तो 1 बुक की जो कॉस्ट आ गई, 1 बुक की जो कॉस्ट आ गई वो आपकी ₹12 आ गई। ये आपने याद रखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, 7 बुक की कॉस्ट दी थी, 1 बुक की कॉस्ट हमने निकाली, ₹12 जो है वो 1 बुक की कॉस्ट आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में बोला कि 14 पुस्तकों की कीमत कितनी होगी, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 14 बुक्स। तो क्या करेंगे हम, 14 को, एक बुक की कॉस्ट कितनी आ गई थी, 12 आ गई थी, तो 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 28 आ जाएगा। और 1 4 ज़ा 4, 1, ये आपकी 861। तो आपकी जो 14 पुस्तकों की जो कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई, वो 168 रुपये आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपने ध्यान से समझने हैं, क्योंकि बिल्कुल ये बेसिक मैथ होता है। तो 7 बुक की जो कॉस्ट दी थी वो ₹84 दी थी। हमने कॉस्ट निकाली थी 14 बुक किताबों की। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट बुक की कॉस्ट निकाली, ₹12 आ गई एक बुक की कॉस्ट। और 14 बुक की जो हमने कॉस्ट निकाली है 14 बुक्स की, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, तो 168 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शन इज इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का समूह जो है वो आरोही क्रम है। तो ये आपने याद रखना है। इसमें बोला गया आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। ये होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, जिसे आरोही क्रम कहते हैं। उसी तरह बड़े से छोटा जब चलते हैं तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। बड़े से छोटा जो होता है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, हिंदी में अवरोही क्रम कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन ऑप्शंस में निम्नलिखित में से कौन सा जो भिन्न है वो आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो आपने पता होगा, ये हमारे पास फ्रैक्शन में दी है, भिन्न में दी है। तो अब हमने सबसे पहले काम क्या करना होता है, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 8/12 है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ऊपर वाला नंबर है इसे क्या कहा जाता है, इसे इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है, अंश कहा जाता है। और नीचे वाले जो इसे डिनोमिनेटर कहा जाता है, इसे डिनोमिनेटर कहा जाता है, हिंदी में हर कहा जाता है, अंश और हर। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, पता कैसे करना है कि सबसे जो छोटी फ्रैक्शन है वो कौन सी है। तो सबसे पहले जब इस टाइप की जो आपको क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने जो डिनोमिनेटर है, हर जो है उनका क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है, लघुत्तम समवर्तक लेना होता है। तो 12, 8 और 9 का आपने सबसे पहले क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपको पता होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8,
9 आ गया। अब इसको फिर हम 2 से ही करेंगे डिवाइड, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 9 आ गया। उसी तरह 3 1 9। अब ये जो है 3 और 9 जो है वो 2 से तो 2 के टेबल में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो ये 3 के टेबल से चले जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, और लास्ट में फिर ये 3 से डिवाइड हो गया। अब इनका जो एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर का हरों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा। अब आपने 2 मल्टीप्लाई 2, ये फैक्टर लिख रहा हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये मेरे पास एलसीएम में जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 72 जो आया मेरे पास वो एलसीएम आया। अब आपने ध्यान देना है फ्रेंड्स, ये कैसे करने हैं। 72 जो मेरे पास इसका जो एलसीएम आया डिनोमिनेटर का वो 72 आ गया। नेक्स्ट जो काम होता है, अब मेरे पास फर्स्ट फ्रैक्शन थी 8/12, 8/12 थी, ठीक है। तो एलसीएम जो आया था मेरे पास, एलसीएम जो आया था वो कितना आया था, वो 72 आया था। अब आपने क्या करना है, अब आपने जितनी भी ये फ्रैक्शंस दी हैं उसके जो डिनोमिनेटर हैं उनको आपने 72 बनाना है, 72 बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो 72 आ जाएगा। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, आपने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से जिससे आपने 72 बनाना है, और न्यूमिनेटर को भी। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 8 को 6 से और 12 को भी 6 से, तो ये आ गया आपका 48/72। ये मैंने 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मेरे को एलसीएम जो आया था वो 72 आया था, मेरे को डिनोमिनेटर में भी 72 चाहिए था। और वो अगर आपने 6 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा। अगली जो फ्रैक्शन है वो आपकी 6/8 है। कितनी है, 6/8 है। अब डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि मेरे पास 72 आना चाहिए, तो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई 9 से। ऊपर भी अब मेरे को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे भी 8 9 ज़ा 72, तो 6 9 ज़ा आपका हो गया 54, 54/72, ठीक है। अगली जो फ्रैक्शन है वो आपकी 7/9 है। अब 7/9 में क्या होता है, इसमें भी आपने एलसीएम जो है वो 72 है। अब मेरे को भी डिनोमिनेटर में तो 72 चाहिए, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं कर दूँगा 8 से, क्योंकि 9 8 ज़ा होते हैं 72, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 7 8 ज़ा 56, 9 8 ज़ा 72। अब देखो, अब फ्रेंड्स अब क्या है, इसमें हमारे पास सभी के जो डिनोमिनेटर हैं, सभी के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो गए हैं। सभी के डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गए हैं, 72 आ गए हैं। अब आपको पता होगा, अब इन्होंने बोला कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा। अब डिनोमिनेटर तो मेरे पास सेम आ गए हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि फ्रैक्शन को आपने कैसे पहचाना है कि कौन सी जो है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन है, कौन सी सबसे बड़ी है। अब डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं, ये आपने याद रखने हैं, जब किसी फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर सेम होंगे तो कौन सी जो होगी वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, जिसका न्यूमरेटर होगा जो सबसे बड़ा होगा। ये आपने याद रखना है, जिस भी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा वो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। और जिस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा, हर जो होगा वो सबसे छोटा होगा, तो वो फ्रैक्शन जो होगी वो सबसे छोटी होगी, जो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो अब आपने देख लिया, हमने सभी के डिनोमिनेटर सेम कर दिया, एलसीएम लेके 72 आ गया था। अब सभी फ्रैक्शन को हमने, डिनोमिनेटर हमें 72 चाहिए था, मल्टीप्लाई करके तीनों फ्रैक्शन का हमने कर दिया। अब आपने क्या देखना है कि किस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है। क्वेश्चन में बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। अब आपको दिख रहा होगा कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी जो है वो 48/72 है, यानी कि 8/12 जो है असेंडिंग ऑर्डर में बोला है हमारे पास। याद रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में बोला है तो 8/12 जो है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन आ गई, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ होता है। तो 8/12 कहाँ पर आ रहा है, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया आपका। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी फ्रैक्शन आएगी, सेकंड, क्योंकि असेंडिंग में है, छोटे से बड़े की तरफ। अब इससे बड़ी कौन सी होगी, इससे बड़ी आपकी 6/8 होगी, ये ऑप्शन में है 6/8। और सबसे जो लास्ट है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, 56/72। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपने समझ लिया होगा, क्योंकि मैं आपको 101% बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन, फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है एचपीयू द्वारा, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूँ, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे
अगर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपने करना क्या है, मत देख लेना है कि आपके यहाँ पे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर तीन दोनों सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं होते हैं तो आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हो। एलसीएम जो आ गया फिर आपने क्या करना है, एलसीएम मान लो 72 आ गया था तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को भी उतना ही बनाना है जितना आपका एलसीएम आया है मल्टीप्लाई करके। तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है और उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 72 एलसीएम आ गया था तो आपने क्या किया, 8/12, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 72 आना चाहिए 6 से, तो 6 से ऊपर भी करना पड़ेगा। 48/72 आ गया। अगले में 6/8 था तो 54/72 आ गया। 7/9 में क्या आ गया, 56/72। तो अब आपके पास डिनोमिनेटर जो थे वो सारे सेम आ गए। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि कौन सी फ्रैक्शन, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, हर सेम होते हैं, तो कौन सी फ्रैक्शन जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो यह आपने याद रखना है। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है। अगर आपने नहीं देखी हैं वो वीडियोस मैथ की तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो डिनोमिनेटर जब सेम होंगे तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर, जिसका अंश जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। ये आपको पता होना चाहिए। और जो सबसे छोटी, जिसका अंश होगा, न्यूमरेटर होगा, वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। अब इस क्वेश्चन में बोला था कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी थी, 48 थी, 8/12 थी। तो ये आपका ऑर्डर लग गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि एक बस 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलती है और फिर 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलती है। बस प्रारंभ के स्थान से कितनी दूर है। ए बस मूव्स टूवर्ड्स 5 किलोमीटर इन द ईस्ट एंड देन 5 किलोमीटर टू वेस्ट, हाउ फार इज़ द बस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये आपने यहाँ से डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैटर्न बनता कैसे है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये आपने डायरेक्शन वाले नहीं है, आपको पता है राइट हैंड की तरफ आपकी होगी ईस्ट, नीचे की तरफ साउथ, पीछे की तरफ वेस्ट और ऊपर की तरफ नॉर्थ। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। अब बोला है एक बस 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलती है, तो ये 5 किलोमीटर जो है वो पूर्व की तरफ चलेगी, ठीक है। फिर एक बस जो है वो 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलती है और फिर 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलती है। 5 किलोमीटर वो पूर्व की तरफ चलेगी। अब उसके बाद वो फिर पश्चिम की तरफ चलती है। तो पश्चिम किस तरह है, तो यहाँ से वो फिर वापस 5 किलोमीटर चलेगी। यहाँ से स्टार्ट किया था तो बस प्रारंभ के स्थान से कितनी दूर है, तो आपको पता है यहीं से उसने स्टार्ट किया था और यहीं से 5 किलोमीटर वो पूर्व की तरफ चली थी। उसके बाद वो वापस पश्चिम की तरफ चलेगी। तो यहाँ से स्टार्ट किया था तो कितने किलोमीटर उसने दूरी तय की, तो 0 किलोमीटर, क्योंकि वो वापस से फिर अपने स्थान पर पहुँच गई। तो ये आपने याद रखना है। जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन करने हैं तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने जो डायरेक्शंस हैं वो बनाई कैसे हैं। ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए। इस तरफ आ जाएगा आपका पूर्व ईस्ट, नीचे की तरफ साउथ, इस तरफ वेस्ट और ऊपर की तरफ नॉर्थ। तो ये आपने याद रखना है। ये जो होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये आपने याद रखना है। इसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है कि इन द फॉलोइंग सीरीज विच नंबर विल कम इन द ब्लैंक स्पेस। तो आपने बताना है नीचे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो 4.2 है, 3.8 है, 3.4 है, 3.4 है। तो सबसे पहले आपने डिफरेंस निकाल लेना है। 4.2 और 3.2 में कितना डिफरेंस है, यहाँ आ गया आपका 0.4। तो 0.4 सभी में डिफरेंस है। तो 3.0 जो है, इसके बाद जो ब्लैंक स्पेस में कौन सा नंबर आएगा, 3.0 में से भी आपने 0.4 जो है वो माइनस कर देना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 2.6 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपने थोड़ा देख भी लेना है कि कितना कितना यहाँ पे डिफरेंस है। अगले प्रश्न में बोला गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि सीता और रमा की आयु का जो अंतर है वो रमा और गीता की आयु के अंतर के बराबर है। यदि सीता और गीता की कुल आयु 48 वर्ष है तो रमा की आयु क्या होगी। द डिफरेंस बिटवीन सीता एंड रमा एज इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन रमा एंड गीता एज इफ द टोटल ऑफ सीता एंड गीता एज इज 48, वट इज़ द रमा एज। तो फ्रेंड्स यहाँ से आयु से भी, एज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में बोला कि सीता और रमा की आयु का जो अंतर है वो रमा और गीता की आयु का अंतर है। अब अंतर का याद रखना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। ये आपने याद रखना है। तो मैं मान लेता हूँ सीता की जो आयु थी, सीता की जो आयु मैंने मान ली x मान ली,
ठीक है। रमा की आयु मैंने वाई मान ली, वाई ईयर्स मान ली, और गीता की आयु मैंने जेड ईयर्स मान ली। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि सीता और रमा की आयु का जो अंतर है वो रमा और गीता की आयु के अंतर के बराबर है। अंतर मैंने डिफरेंस बता दिया, डिफरेंस मतलब माइनस करना है। तो सीता और रमा की आयु, सीता और रमा की आयु का अंतर है, डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, ये आपने याद रखना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू, क्योंकि सीता और रमा की आयु को जो अंतर है वो किसके बराबर है, रमा और गीता। तो रमा की जो एज मानी थी वो मैंने मानी थी y माइनस जेड, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये अंतर आ गया सीता और रमा की आयु का, किसके बराबर, रमा और गीता की आयु के बराबर। अब क्वेश्चन में बोला कि यदि सीता और गीता की कुल आयु जो है वो 48 वर्ष है। क्या बोला है क्वेश्चन में, सीता और गीता की आयु जो है वो कुल कितनी है, तो वो कितना होगा, x प्लस, ये आपने याद रखना है, x प्लस जेड जो है वो आपका 48 है, क्योंकि सीता और गीता की कुल आयु जो है वो कितनी दी है मेरे पास, 48 वर्ष दी है। अब आपने याद रखना है। अब वो क्वेश्चन में बोला कि रमा की आयु क्या होगी, यानी कि हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, वाई की हमने वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ से आपने ध्यान देना है करना कैसे है इस क्वेश्चन को। अभी मेरे पास तो ये आ गई, इक्वेशन आ गई, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, और दूसरी आ गई x प्लस जेड इज इक्वल टू 48। तो अब करना क्या है, जो चीज़ मैंने हमारे पास गिवन है x प्लस जेड, यानी कि जो जो सीता और गीता की एज है दोनों की, वो उसका जो टोटल है वो कितना है, 48 है। अब मैंने करना क्या है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 48 है, तो यहाँ से मैंने x प्लस जेड जो है, x प्लस जेड को एक तरफ मैंने शिफ्ट कर देना है, ताकि वहाँ पर मैं इसकी वैल्यू जो है 48 वो डाल सकूँ। तो देखो x आ गया, अब ये माइनस का z है। मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, जब आपने नंबर या एक नंबर या कोई भी आपके पास दिया होगा, वैल्यू दी होगी, अगर आपने वो उसकी साइड शिफ्ट करनी है, ये माइनस जेड जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ माइनस का है, अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँ तो ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अगर ये माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, प्लस का होता तो माइनस हो जाता, मल्टीप्लाई का होता तो डिवाइड हो जाता, डिवाइड का होता तो मल्टीप्लाई होता। तो इस माइनस जेड को मैं ले आया इस तरफ, तो इस तरफ आके ये प्लस का हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, वाई। अब ये वाई जो है यहाँ पे किसका है, माइनस का है, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, वाई प्लस वाई। अब यहाँ पर आपने देखा होगा x प्लस जेड की जो वैल्यू थी वो मेरे पास कितनी दी थी, वो 48 दी थी। अब y प्लस वाई को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू किसकी निकाली है, मैंने y की निकालनी है। क्या करूँगा, y की वैल्यू निकालनी है, 2 जो है वो y को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। दूसरी तरफ ले जाऊँगा अगर इसको मैं, इस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, दूसरी तरफ जाके ये 48 को डिवाइड कर देगा। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, y की वैल्यू मेरे पास 24 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रमा की जो आयु होगी वो कितनी होगी, वो 24 वर्ष होगी। ये क्वेश्चन तो आपने समझ लिया होगा, मैंने किया गया है इसमें। जब भी आपको मैथ्स के क्वेश्चन में ऐसे बोला बोला क्वेश्चन में बोला होगा डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस का याद रखना है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। इसमें क्वेश्चन में बोला है सीता और रमा की आयु का जो अंतर है वो रमा और गीता की आयु के अंतर के बराबर है। तो मैंने मान लिया इनकी, सीता की एज x ईयर मान ली, रमा की y, और गीता की z मान ली, ठीक है। उसके बाद क्या किया, अब क्वेश्चन में बोला कि उनके आयु का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस मतलब आ गया, तो x और y, सीता और रमा की आयु का जो अंतर है वो गीता और रमा की आयु के बराबर था, तो बाई माइनस जेड। अब हमारे पास जो सीता और गीता की आयु जो थी वो कुल कितनी दी थी, वो 48 दी थी, x प्लस जेड इज इक्वल टू 48। तो बस मैंने किया क्या, यहाँ पे जेड को मैं इस तरफ ले आया ताकि मैं इसकी वैल्यू जो है 48 वो डाल सकूँ। तो एक्स माइनस माइनस का जेड था, इस तरफ आके किसका हो गया, प्लस का, और वाई को मैंने उस तरफ शिफ्ट कर दिया, माइनस का है, उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, कोई भी नंबर होगा, वैल्यू होगी, जब उसकी साइड चेंज करेंगे, अगर वो प्लस का होगा तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस का हो जाएगा, अगर वो माइनस का होगा तो वो प्लस का हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो दूसरी तरफ वो डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड कर रहा है तो वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा। ये आपने याद रखना है, तो आपको पता लग गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। जब डिफरेंस बोला होगा, डिफरेंस जब क्वेश्चन में बोला होगा तो आपने माइनस का याद रखना है, प्रोडक्ट बोला होगा तो आपने मल्टीप्लाई करना है, ये आपने याद रखना है। कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं। अब लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक्स जो है मैथ के वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने बात की थी
कि ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद स्मॉलेस्ट होल नंबर, ज़ीरो को किसी भी नंबर से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो ज़ीरो ही आता है। ये आपने याद रखना है। जब ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ये आपने याद रखना है, ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आता है वो ज़ीरो ही आता है। ये आपने याद रखना है। कितना आता है, ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है, ज़ीरो आता है। जब किसी नंबर को ज़ीरो से हम डिवाइड करते हैं तो वो कितना आता है, वो इन्फिनिटी आता है, नो डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपने कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो याद रखनी है। उसी तरह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्टार लगा के नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो होगी, ये आपने याद रखना है, घात आपने याद रखनी है। अगर किसी भी नंबर की घात जो होगी वो ज़ीरो होगी तो वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ए की पावर ज़ीरो है तो वो आंसर होगा आपका 1 होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर समझता हूँ मैं, 5 की पावर अगर मान लो ज़ीरो है तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 10 की पावर ज़ीरो है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ये आपने जो ये नोट कर लेना है डबल स्टार लगा के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो होगी तो वो किसके इक्वल होगी, 1 के, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो ज़ीरो ही कर देंगे आंसर। तो ये आपने याद रखना है, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो होगी तो वो आपके 1 के इक्वल होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मैथ्स के HPUB एंट्रांस 2017 के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हमने इस वीडियो में सॉल्व किया। और क्वेश्चन जो थोड़े बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनको हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया ताकि यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से फ्रैक्शन से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं हर बार। तो आपने करना क्या है, इनको ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आगे हम ले आएंगे। अब हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के बारे में बात कर ली थी प्रीवियस वीडियोस में, वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हो। उसमें थोड़ा बेसिक भी हमने डिस्कस किया था। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम, सम, तो वो वीडियोस भी आपने प्लेलिस्ट में जाकर देख लेनी है। अब जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर के, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप HPUB एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPUB एंट्रांस के रिलेटेड 70+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोज़ वहाँ देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, HP GK, जितने भी सेक्शंस पूछे जाते हैं HPU द्वारा, उन सब वहाँ पर आपको उन सभी की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। आपने जितने भी मैंने वीडियो बनाई हैं उनके आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम वो क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और ख़ासकर जब टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपने वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं, मैंने पहले ही बोला है। आपने ऑप्शंस को 2 या 3 बार ध्यान से ज़रूर पढ़ना है और एज अ पॉजिटिव वे और ख़ुद को एज अ टीचर रख के वो क्वेश्चन जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 40 क्वेश्चन होते हैं और वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, खुद को पॉजिटिव वे में, और पॉजिटिव वे में ही आपने आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।